अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। हिस्सा गज़ल में आज पढ़ाऊंगी आरज़ू लखनवी की लिखी हुई गज़ल। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो बहुत अच्छी तरह देखें। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती। तो शुरू करती हूँ। आरज़ू लखनवी की पैदाइश 1872 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ। सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम मीर ज़ाकिर हुसैन था। वो भी शेर कहते थे और यास तखल्लुस करते थे। उनके वालिद का नाम ज़ाकिर हुसैन था और वो भी शायर थे और यास तखल्लुस करते थे। आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने के दूसरे उलूम की तालीम लखनऊ में पाई। ख़ास तौर पर उरूज़ और कवायद में महारत पैदा की। आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने की तालीम जो थी दूसरे उलूम लखनऊ में पाई और ख़ास तौर पर उरूज़ और कवायद में महारत जो हासिल की, वहाँ की जो तालीम हासिल की वो लखनऊ में हासिल की। मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी इस वक्त के मशहूर शायर थे। आरज़ू ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की। शायरी के अलावा इनसे ज़बान व बयान के निकात भी सीखे। उस्ताद की वफ़ात के बाद इनके जानशी करार पाए। और मीर ज़ामिन अली जो थे, मीर ज़ामिन अली जलाल लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे। आरज़ू ने इनकी शागिर्दी इख्तियार की, उनके शागिर्द हो गए, यानी उनके स्टूडेंट हो गए और उनसे उन्होंने शायरी सीखी, ज़बान व बयान के निकात सीखे और उस्ताद के वफ़ात के बाद, उनके मरने के बाद उनके जानशी करार हुए, यानी उनका ओहदा मिला इनको। इस ज़माने में कलकत्ता और बम्बई में थिएटर की मुतादाद कंपनियां कायम थीं। आरज़ू ने इनके लिए कई ड्रामे मसलन मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन वगैरह लिखे। फिल्मों के लिए भी कुछ गीत लिखे। निज़ाम उर्दू ज़बान से मुतालिक इनका अहम रिसाला है। इनके कलाम के 4 मजमूए शाये हुए हैं: फ़गाने आरज़ू, जहाने आरज़ू, बयाने आरज़ू और सुरीली बांसुरी। और उस ज़माने में क्या था, कलकत्ता में कई थिएटर थे। उन्होंने थिएटर के लिए क्या किया, ड्रामा लिखा और ड्रामे का नाम क्या था, मतवाली जोगन, दिल जली बैरागन वगैरह लिखा। फिल्मों के लिए उन्होंने गीत भी लिखे। निज़ाम उर्दू और उर्दू ज़बान से मुतालिक उनका एक अहम रिसाला है और उनके कलाम के 4 मजमूए हैं: फ़गाने आरज़ू, जहाने आरज़ू, बयाने आरज़ू और सुरीली बांसुरी। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का पर्चा कर रहे थे। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी व फ़ारसी के सक़ैल अल्फाज ना हो। आरज़ू ने इससे मुतासिर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और सुरीली बांसुरी के नाम से एक ऐसा शेरी मजमुआ मरतब किया जिसमें फ़ारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। अब आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने एक ऐसी ज़बान निकाली, उर्दू ज़बान खालिस ज़बान निकालने की कोशिश की। उसके लिए काम कर रहे थे कि जिसमें संस्कृत या अरबी और फ़ारसी के अल्फाज नहीं हो। और आरज़ू ने क्या किया कि उससे मुतासिर होकर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और खालिस उर्दू में एक किताब लिखी सुरीली बांसुरी के नाम से। ये एक ऐसा शेरी मजमुआ मरतब किया जिसमें फ़ारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं है। इस बात की बड़ी शहरत हुई और उसे आरज़ू लखनवी का इम्तियाज़ समझा गया। आरज़ू लखनवी का शुमार इन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा और इसे एक नई और सादा ज़बान दी। और आरज़ू लखनवी का भी शुमार उन बाकमाल शायरों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल को, लखनवी शायरी को रंग से निखारा और एक नई और सादा ज़बान दी उसे। इशार की तशरीह पढ़ते हैं। सयाक़ो सबाक़, ये इशार दरसी किताब गुलिस्तानी अदब से लिए गए हैं। इन इशार को आरज़ू लखनवी ने लिखा है। पहले आपको ये लिखना है सयाक़ो सबाक़ में, फिर शेर की तशरीह लिखना है। अव्वल शबे वो बज़्म की रौनक शमा भी थी, परवाना भी, रात के आखिर होते होते ख़त्म था ये अफसाना भी। यानी अव्वल शब में जब रात शुरू होती है तो बज़्म यानी महफिल, महफिल में क्या थी, रौनक भी थी, शमा भी थी और परवाना भी। लेकिन रात के आखिर होते थे क्या हो गया, शमा भी बुझ गई और परवाना भी उसमें जल गया और ये अफसाना ख़त्म हो गया। तशरीह पढ़ते हैं। जब शब के अव्वल हिस्से में महफिल सजती है तो इसकी रौनक ही कुछ और होती है, लेकिन जैसे जैसे रात तमाम होने लगती है महफिल का उरूज ज़वाल में बदलने लगता है और सुबह आते आते महफिल की तमाम रौनक ख़त्म हो जाती है। क़िस्सा तमाम हो जाता है।
محفل کے آغاز میں شمع روشن کی جاتی ہے، ان کے روشن ہوتے ہی پروانہ شمع پہ نثار ہونے لگتا ہے۔ جب محفل کا آغاز ہوتی ہے، محفل کی شروعات ہوتی ہے تو شمع روشن کی جاتی ہے، اور شمع کے روشن ہوتے ہی پروانہ کیا ہے، شمع پہ نثار ہونے لگتا ہے، اس کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ وہ بار بار شمع کا طواف کرتا ہے، اس پر جھپٹتا ہے، اور آخر اس پر نثار ہو جاتا ہے۔ پروانہ کی شہادت پر محبت کا یہ فسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروانہ کی شہادت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور فسانہ بھی کیا ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کے بے کیفی پر، اتنا برسا ٹوٹ کے پانی ڈوب چلا میں خانہ بھی۔ تشریح پڑھتے ہیں کہ اس شعر میں خیال کی ندورت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میخار کو موسم کی بے کیفی پسند نہیں آئی، یعنی کہ جب موسم خراب تھا، موسم اچھا نہیں تھا، تو بے کیفی پر کیا ہو گیا، جو میں پینے والے تھے انہیں بڑا غصہ آیا، اسے اچھا نہیں لگا، اور اس نے کیا کیا، میں خانہ پٹک دیا۔ تو میخار کو خشک کرنے کے لیے بارش ہوئی، اور اتنا ٹوٹ کے برسا پانی کہ کیا ہو گیا، میخانہ بھی ڈوب گیا۔ اس میں کیا ہے، اس شعر میں خیال کی ندورت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میخار کو موسم کی بے کیفی پسند نہیں آئی، بغیر ابر یا بارش کے میں کشی میں لطف کہاں آتا ہے۔ بغیر ابر یعنی بادل کے، اور بغیر بارش کے میں یعنی شراب پینے میں لطف نہیں آتا ہے۔ اس لیے وہ کون سا میخار ہے جس نے موسم کی بے کیفی کی وجہ سے اپنا ساغر پھینک دیا، اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی اتنا ٹوٹ کے برسا ہے کہ میخانہ تک اس میں ڈوب گیا، یعنی شرابی کی دعا کو قبولیت ملی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو میں پینے والا آدمی تھا، اسے موسم کی بے کیفی پر بڑا غصہ ہے، اور اس نے اپنا ساغر پھینک دیا، تو اس کو غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی اتنا ٹوٹ کے برسا کہ کیا ہوا، میخانہ ڈوب گیا، یعنی شرابی کی کیا دعا قبول ہو گئی۔ تیسرا شعر پڑھتے ہیں، ایک لگی کے دو ہیں اثر اور دونوں حسب مراتب ہیں، لو جو لگائے شمع کھڑی ہے رقص میں ہے پروانہ بھی۔ ایک لگی کے دو اثر ہے، یعنی دونوں طرف برابر اثر ہے، کیونکہ جب شمع ہے لو لگائے کھڑی رہتی ہے تو پروانہ بھی اس کے چاروں طرف رقص کرتا ہے، یعنی ناچنے لگتا ہے۔ رقص یعنی ڈانس کرنا، ناچنا۔ اس شعر میں دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے کہ خیال کو پیش کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا شمع اور کیا پروانہ دونوں ہی عشق میں گرفتار ہیں۔ ادھر شمع لو لگائے کھڑی ہے تو دوسری طرف پروانہ بھی اس پر نثار ہو رہا ہے۔ دونوں جوالا گاہ جنوں میں، بستی کیا ویرانہ کیا، اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا، دوڑ پڑا دیوانہ بھی۔ شاعر کہتا ہے کہ بستی ہو یا ویرانہ، دونوں ہی مقام ایسے ہیں جن میں اپنی دیوانگی کا اظہار کیا جا سکے۔ بستی ہو یا ویرانہ ہو، کوئی جگہ ہو، دیوانہ تو دیوانہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنی دیوانگی کا اظہار ہر جگہ کر سکتا ہے۔ شاعر کے نزدیک بستی اور ویرانہ دونوں ہی ایک ایسے دشت یا میدان کی مانند ہے جہاں دیوانگی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جب بستی میں بگولا اٹھتا ہے تو وہ جنگل کا رخ کرتا ہے، اور بگولے کا ساتھ دینے کے لیے دیوانہ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑتا ہے۔ بگولا یعنی آندھی طوفان جب بستی کی طرف اٹھتا ہے تو کیا ہے، وہ جنگل کا رخ کرتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے، بگولے کے ساتھ دیوانہ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑتا ہے۔ حسن عشق کی لاگ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے، شمع کا شعلہ جب لہرایا اڑ کے چلا پروانہ بھی۔ حسن اور عشق میں ہے کیا، دونوں طرف سے چھیڑ ہوتی ہے۔ پہلے محبوبہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی نگاہیں جب دعوت دیتی ہے تو شمع کیا، پروانہ بھی اس کے چاروں طرف دوڑنے لگتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق میں پہل محبوبہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب اس کی نگاہیں دوستی دیتی نظر آتی ہیں تو عاشق راہ عشق میں قدم رکھتا ہے، یعنی شمع کا لہرانا ہی پروانہ کو دعوت عشق دیتا ہے۔ شمع کے لہراتے ہی پروانہ بے ساختہ اس کی طرف اڑ کر جاتا ہے، اور اس پر نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مشقی سوال میں دیکھتے ہیں، سوال نمبر 1 ہے، دبستان لکھنؤ کے 5 شعراء کے نام لکھیے۔ جواب لکھیں گے، ناسخ، آتش، پنڈت، دیا شنکر نصیب، انشا اور جرار۔ کون کون ہے؟ 5 شعراء کے نام ہیں، ناسخ ہیں، آتش ہیں، پنڈت دیا شنکر نصیب، انشا اور جرار۔ سوال 2 ہے، آرزو لکھنوی کی غزل کے امتیازات کیا ہیں؟ جواب لکھیں گے، آرزو لکھنوی کی غزل کی امتیازی خصوصیت ہے کہ ان کی شاعری میں عربی فارسی کے مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ ان کی شاعری میں کیا ہے کہ عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ سوال 3 ہے، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ اس غزل کے کن مصروں میں اس صنعت کو برتایا گیا ہے؟
आपको 9th क्लास में भी ये बताया गया है और 10th क्लास में भी ये बताया गया है कि सिनत तजाद क्या है। तो जवाब देखते हैं, कलाम में ऐसे लफ्ज़ का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो सिनत तजाद कहलाता है। कलाम में ऐसे लफ्ज़ का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो यानी उल्टा हो सिनत तजाद कहलाती है। इस गज़ल के पहले शेर में अव्वल शब और रात के आखिरी में सिनत तजाद है। यहाँ क्या है, शब और रात क्या है, सिनत तजाद है। शमा और परवाना, बस्ती और वीराना, इश्क हुस्न, इन सब में तजाद है। इस तरह इस गज़ल के पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें शेर में सिनत तजाद को बरता गया है, जिसमें अमली सरगर्मी में देखते हैं, आरजू लखनवी के मजमूए सुरीली बांसुरी को लाइब्रेरी से हासिल करके पढ़िए। तो और क्या करना है कि सुरीली बांसुरी की जो किताब है आरजू लखनवी की, उसे लाइब्रेरी से हासिल करके पढ़िए। आरजू लखनवी के इस गज़ल से दो ऐसे इशार का इंतखाब कीजिए जिनमें अरबी और फारसी अल्फाज सबसे कम इस्तेमाल किए गए हैं। तो जवाब देखेंगे, इस गज़ल के दूसरे और तीसरे शेर में अरबी और फारसी अल्फाज सबसे कम इस्तेमाल हुए हैं। क्या है, इस गज़ल के दूसरे और तीसरे शेर में अरबी और फारसी अल्फाज सबसे कम इस्तेमाल हुए हैं। दिगर सवाल जवाब में आरजू लखनवी की गज़ल गोई का तनकीदी जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे, आरजू लखनवी हमा जहत शख्सियत के मालिक थे। नज़म हो या नसर, गीत हो या गज़ल, इन्होंने हर जगह अपने फ़नी कमाल का मुजाहरा किया, अपने फ़न का कमाल को दिखाया है। उन्होंने फिल्मी गीत भी लिखे हैं और स्टेज ड्रामे भी। उन्होंने कवायद के मैदान में भी काम किया है। नज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने मुख्तलिफ़ इसनाफ सखन मिसरन कसीदा, रुबाई, मसनवी, क़तिया, मरसिया और सलाम के अलावा नज़मों पर भी तबाह आजमाई की है। वो एक पुरगो और कादिरुल कलाम शायर थे। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे और ये गज़ल ही थी जिसने इन्हें शहरत का खलत अता किया। उनकी गज़लों में अमूमन एक दर्द अंगेज़ यास और रंज अलम की कैफियत पाई जाती है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे और ये गज़ल ही है जिसने उनको शहरत दिलाई। और इनकी गज़लों में क्या है, अमूमन दर्द अंगेज़ यास और रंज अलम की कैफियत पाई जाती है। लेकिन इस यास यानी कि दर्द भरी बातें और रंज अलम के बावजूद इनकी गज़लें कैफ से खाली नहीं होती, यानी मज़े की बात होती है इसमें, हंसी मजाक पुर कैफ, हंसी वाली बातें। बरजस्तगी और अंदाज़ बयां में कहीं कहीं मीर की झलक और इनका रंग नज़र आता है। शगुफ्ता और मुतरन्नुम बहरों का इंतखाब, नर्म और शीरीं अल्फाज, नई नई तराकीब और सोज़-ओ-गदास की रमक से इनके इशारे में तासीर दोनों ही पैदा होते हैं। तासुर और तासीर दोनों ही पैदा हो जाते हैं। अब भी फारसी के अल्फाज के भरमार के बजाय हिंदी के सुबुक व शीरीन अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से इनके कलाम की दिलकशी में खासा इजाफा हो जाता है। मिसलन, वो झोंके सर्द हवाओं के, वो दिल के कोपल का लहराना। ठीक है, वो झोंके सर्द हवाओं के, वो दिल के कोपल का लहराना। आरजू के गज़लों में एक तरफ अगर मतानत और संजीदगी है तो दूसरी तरफ शोखी और अदाबंदी भी है। आरजू की जो गज़लें हैं, एक तरफ मतानत और संजीदगी है तो दूसरी तरफ शोखी भी है और उसमें अदा भी है। मुहावरात और कहावतों का सलीक़ा से इस्तेमाल इनके गज़लों के हुस्न में इजाफा करता है। इनके यहाँ रियायत लफ्ज़ी का भी सलीक़े से इस्तेमाल हुआ है। इनकी शायरी का सबसे बड़ा वस्फ़ या उनकी सबसे बड़ी इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि इन्होंने अपनी काफ़ी गज़लों में खुसूसन सुरीली बांसुरी की गज़लों में शौरी तार पर इस बात की कोशिश की है कि अरबी फ़ारसी के ना तो अल्फाज लाए जाएं ना तराकीब। और उनका सबसे बड़ा वस्फ़ ये है, सबसे बड़ी इम्तियाज़ यानी सबसे अलग खुसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी गज़लों में ख़ास करके जो सुरीली बांसुरी है उनकी किताब, उनकी गज़लों में उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इसमें नहीं लाए जाए, ना इनकी तराकीब इसमें लाई जाए। इस तरह की पाबंदी के साथ गज़लें कहना यकीनन एक मुश्किल काम है, लेकिन आरजू लखनवी ने अपनी फ़नकारी से ये कमाल कर दिखाया है। मसलन, किसने भीगे हुए बालों में ये झटका पानी, झूम कर आई घटा, टूट के बरसा पानी, कोई मतवाली घटा थी कि उमंग, जो बहा लिया गया बरसात का पहला पानी। जाहिर है ये ऐसा तजुर्बा वही फ़नकार कर सकता है जिसे ज़बान पर कुदरत और बयान में महारत हासिल हो। और चूँकि ये दोनों चीज़ें आरजू लखनवी के पास थीं, इसलिए उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। गज़लों के अलावा आरजू लखनवी ने गीत भी लिखे हैं। इनके कलाम में नरमी और सलासत पाई जाती हैं। इसके अलावा उनके यहाँ तनू भी है।
जो इनका कलाम में रंगारंगी और बो कलमूनी पैदा करता है। उन्होंने फिल्मी गीत भी लिखे हैं, जैसे घरौंदा खेल का है संसार, चाहे मिटियो चाहे राखो जो मेरी सरकार, घरौंदा खेल का है संसार। बेसवाती दुनिया अदम जाने की हसरत उनकी गज़लों में एक ख़ास असर पैदा करती है। उन्होंने ज़ाए बदाए को कलाम के जेवर की हैसियत से इस्तेमाल किया है। उन्होंने यहाँ पे हुआ सनाया बदाया को कलाम के जेवर की हैसियत से इस्तेमाल किया, यानी गज़लों को उससे सजाया है। इसमें भी रियायत लफ्ज़ी से इन्हें खुसूसी रग़बत रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी उन्होंने शेरियत को कभी मजरूह नहीं होने दिया। जहाँ कहीं रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल हुआ वहाँ शेर के हुस्न में इजाफा ही हुआ। गज़ल का फ़न, रियासत और इबादत का फ़न, इसमें बड़ी जिगर सोजी और जिगर कावी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इंसान को मंजिलों का सुराग मिलता है। और हमें कहने दीजिए कि आरज़ू लखनवी को ना सिर्फ मंजिलों का सुराग ही मिला है, बल्कि वो सलामत रवि के साथ मंजिल तक पहुँच भी गए हैं। और हमें ये कहने दीजिए कि आरज़ू लखनवी को ना सिर्फ मंजिलों का सुराग मिला है, उनको मंजिल का रास्ता मिला, बल्कि वो सलामत रवि के साथ मंजिल तक पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली सबक में फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।